सेंट जॉन स्कूल में आज स्टूडेंट्स की भीड़ थी। किसी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी तो किसी का चेहरा खिला हुआ था, क्योंकि आज रिजल्ट आया था और प्रीति ने टॉप किया था। उसके सारे दोस्तों के नंबर भी अच्छे आए थे। उसके दोस्त पूजा, राहुल और एंडी बहुत खुश थे। एंडी प्रीति को छेड़ते हुए बोला, प्रीति, तुमने अगर स्कूल में टॉप किया है तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। क्या कहना चाहते हो तुम? सारा स्कूल जानता है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल तुम्हारी मॉम है। जरूर उन्होंने एग्जाम में तुम्हारी बहुत मदद की होगी। एंडी की बात पर राहुल भी हंसते हुए बोला, तूने बिल्कुल सही कहा एंडी, मुझे भी अब यही शक हो रहा है। हमने अभी एग्जाम में बहुत मेहनत की है, मगर हम में से तो किसी ने भी टॉप नहीं किया। ऐसी बात नहीं है राहुल, तुम्हें इस तरह से किसी पर इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। सारा स्कूल जानता है कि प्रीति की मॉम के लिए डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है। अरे तुम दोनों तो बुरा मान गई। मैं और एंडी तो तुम्हें छेड़ रहे थे। राहुल सही कह रहा है यार। चलो प्रीति, अब अपना मूड सही करो। और तुम भी पूजा, हम दोनों मजाक कर रहे थे। राहुल और एंडी की बात पर पूजा और प्रीति मुस्कुराने लगी। तभी प्रीति की नजर अपने स्कूल की छत पर गई। उसने देखा कि उसकी मॉम स्कूल की ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ी हुई उसकी तरफ घूर रही थी। प्रीति को यह देखकर बड़ा अजीब लगा, क्योंकि प्रीति जानती थी कि उसकी मॉम छत पर कभी नहीं जाती थी। प्रीति उन तीनों की ओर देखकर बोली, यार, मॉम ऊपर क्या कर रही है? वो तो इस वक्त अपने ऑफिस में होती हैं। प्रीति की बात पर तीनों की नजरें छत पर चली गईं, मगर उन्होंने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है, ऊपर तो कोई नहीं है। प्रीति ने देखा अब वहां पर वाकई कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है। प्रीति दोबारा अपने दोस्तों से बातें करने लगी, मगर बातें करने के दौरान उसकी नजर फिर से अचानक छत पर पड़ी। उसने देखा उसकी मॉम छत पर खड़ी हुई उसे ही घूर रही थी। मैं अभी आती हूँ। ठीक है प्रीति, जल्दी आना। प्रीति, कहीं तुम इसलिए तो नहीं भाग रही ना कि तुम्हें हम सबको ट्रीट देनी पड़ेगी? लेकिन प्रीति ने राहुल और पूजा का कोई जवाब नहीं दिया। वो तेज तेज कदमों से स्कूल की बिल्डिंग की ओर चली गई। कुछ ही देर में वो बिल्डिंग की स्कूल की छत पर पहुंच गई। उसने देखा कि उसकी मॉम छत के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। ये देखकर प्रीति घबरा कर बोली, ये आप क्या कर रही हैं मॉम? आप गिर जाएंगी। मगर प्रीति की बात का उसकी मॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रीति दौड़ती हुई अपनी मॉम के पास आई, मगर जैसे ही वो उनके करीब गई, अचानक उसकी मॉम का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उनकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो गई और चेहरे का मांस ऐसा हो गया जैसे कि बरसों से सड़ा हुआ हो। ये देखकर प्रीति की हलक से चीख निकल गई और उसने हकलाते हुए पूछा, कौन हो तुम? मगर उस भयानक चेहरे वाली ने बेहद फुर्ती से प्रीति का गला पकड़कर उसे छत से नीचे की ओर फेंक दिया और कुछ ही पलों में उसने दम तोड़ दिया। कुछ ही देर में स्कूल में हाहाकार मच गया। प्रीति की मॉम आशा कुलकर्णी प्रीति की लाश देखकर बिलख बिलख कर रोने लगी। एंडी, पूजा और राहुल को तो अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि प्रीति उनके बीच नहीं रही। तभी स्कूल की 4 लड़कियों जिन्होंने अपनी क्लास में टॉप किया था, एक एक करके छत से नीचे गिरने लगी। अब वहां प्रीति की जगह 4 लड़कियों की लाशें थीं। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर वरुण पुलिस फोर्स को लेकर वहां पर पहुंच गए और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उसके बाद वो पूजा, राहुल और एंडी के पास आकर बोला, मैंने सुना है तुम तीनों प्रीति के बहुत खास दोस्त थे। क्या तुम बता सकते हो कि प्रीति ने आत्महत्या क्यों की? इंस्पेक्टर वरुण की बात सुनकर तीनों दोस्त चौंक गए। नहीं, प्रीति ने आत्महत्या नहीं की। वो तो हम सबसे हंसकर बातें करते करते अचानक से छत पर चली गई। तुम्हें पता है जिन 4 लड़कियों ने आत्महत्या की है, उन लड़कियों के फ्रेंड सर्कल का भी यही कहना है कि बातें करने के दौरान वो अचानक छत पर चली गई। लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ये आत्महत्या है, क्योंकि मैंने सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की है। हमें कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या औरत नजर नहीं आई। इतना कहकर इंस्पेक्टर वरुण वहां से चला गया, मगर एंडी, राहुल और पूजा का दिल मानने को तैयार ही नहीं था। वो तीनों स्कूल की फील्ड में एक पेड़ के नीचे बदहवासी की हालत में बैठ गए। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि प्रीति हमारे साथ नहीं है और वो बेवकूफ इंस्पेक्टर बोल रहा है कि उसने आत्महत्या की है। मेरा दिल नहीं मानता। तभी एंडी के कानों में एक बूढ़े की आवाज टकराई।
तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे। तुम्हारी दोस्त ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। उसने मारा है उसको। तीनों दोस्त ने देखा तो उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था जो उन सबको रहस्यमय अंदाज से देख रहा था। आपको कैसे पता चला कि हमारी दोस्त को किसी ने मारा है? बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं सालों पहले इस स्कूल का चौकीदार हुआ करता था। इसीलिए मैं वो जानता हूँ जो कोई नहीं जानता। जब इस स्कूल की प्रिंसिपल आशा कुलकर्णी बनी तो उसने मुझे स्कूल से हटवा दिया। और हटवाती भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं उस मक्कार औरत का राज जो जानता था। सच तो ये है कि उसके कर्मों की सजा उसकी बेटी को मिली और साथ ही साथ उन बेचारी 4 स्टूडेंट्स को भी। आप कहना क्या चाहते हैं? आज 21 तारीख है। आज ही के दिन उसकी मौत हुई थी और आज इतने साल बाद उसने उठकर मौत का तांडव करना शुरू कर दिया। लेकिन वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक आशा कुलकर्णी को मार नहीं देगी। बूढ़े की बात सुनकर एंडी गुस्सा होकर बोला, एक तो हमने अपनी दोस्त को खो दिया और ऊपर से ये बुढ़ा लगातार बकवास किए जा रहा है। हम इसकी बात पर यकीन क्यों करें? हमारे स्कूल की प्रिंसिपल बहुत अच्छी हैं। अगर ऐसी बात है तो सच बताओ, मरने से पहले क्या प्रीति को उसकी मॉम नहीं दिख रही थी? अचानक उन तीनों के दिमाग में एक तेज धमाका हुआ। आपको कैसे पता? तुम अपनी आंखों से खुद देख लेना। जाओ, अभी जाकर देखो। आशा देवी के ऑफिस की अलमारी में उसकी सगी बहन की अस्थियों का कलश रखा हुआ है। आशा देवी ने बरसों से उन अस्थियों के कलश को मंत्र युक्त धागों से बांधकर अलमारी में बंद किया हुआ है और इसी वजह से वो आज तक जिंदा है। जाओ, जाकर उस कलश को तोड़ दो, नहीं तो मासूम और निर्दोष स्टूडेंट्स की मौतें ऐसी ही होती रहेंगी। बूढ़े की बात में उन तीनों को अब सच्चाई दिखने लगी थी। वो तीनों उठकर सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गए। उन्होंने देखा कि आशा देवी आंखों में आंसू लिए हुए कुर्सी पर बैठी हुई थी। उन तीनों को अचानक ऑफिस में घुसता देख वो चौंक कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मगर उन तीनों ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि तुरंत आशा देवी के बगल में बनी हुई अलमारी को खोलकर अस्थियों के कलश को बाहर निकाल दिया। ये देखकर आशा देवी चीख कर बोली, कलश को वहीं रख दो। मगर एंडी ने कलश को तोड़ दिया। जैसे ही कलश टूटा, अचानक उसमें से एक काला धुआं उठा और देखते ही देखते उस काले धुएं ने एक भयानक औरत का रूप ले लिया और तुरंत आशा देवी का गला पकड़ लिया। सालों पहले तूने मुझे सिर्फ इसी बात पर इस स्कूल की बिल्डिंग से धक्का दे दिया था कि मैंने इस स्कूल में टॉप किया था। तूने अपनी सगी छोटी बहन को ही मार दिया। मुझे माफ कर दो। नहीं, तू माफी के लायक नहीं। लेकिन तुमने मेरी बेटी को मारकर अपना बदला तो ले लिया ना। तेरी बेटी ने तेरे कर्मों की सजा पाई। अब तेरी बारी। इतना कहकर उसने एक ही झटके में आशा देवी की गर्दन को उनके धड़ से अलग कर दिया और देखते ही देखते वो भयानक औरत गायब हो गई। राहुल, एंडी और पूजा की समझ में आ चुका था कि बरसों पहले आशा देवी ने अपनी ही सगी बहन को जलन की वजह से जान से मार दिया था और आज बरसों बाद उसने अपना बदला ले लिया। अर्जुन और समीर दोनों 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे। दोनों गहरे दोस्त थे। उन दोनों का पढ़ाई में मन कम और मटर गश्ती में ज्यादा लगता था। वो दोनों मुंबई के टॉप स्कूल सेंट जोन्स के स्टूडेंट्स थे। लेकिन जब एग्जाम सर पर आ खड़े हो गए तो अर्जुन और समीर परेशान हो गए। उनकी क्लास टीचर नेहा शर्मा ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब एग्जाम की टेंशन लेने से क्या होगा? साल भर कुछ पढ़ाई तो की नहीं है तुम दोनों ने। तुम दोनों तो इस बार पक्का फेल होने वाले हो। इतना बोलकर नेहा शर्मा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। अर्जुन ने घबराकर समीर से कहा, यार समीर, टीचर की बात तो सही है। हम दोनों ने साल भर पढ़ाई तो की नहीं, हमारा फेल होना तो तय है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। मेरे डैड तो मुझे घर से निकाल देंगे और मेरे डैड मुझे मार मार कर मेरी हालत खराब कर देंगे। मुझसे टेंशन में खाना भी नहीं खाया जा रहा। यार अगर फेल हो गए
तो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स हमसे आगे निकल जाएंगे। हमारी बहुत इंसल्ट होगी। मुझे तो अब बहुत अफसोस हो रहा है। काश कुछ महीनों पहले से ही एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देते तो आज हमें इतनी टेंशन नहीं होती। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं काफी देर से तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ। लेकिन तुमने कहा कि तुम हमारी मदद कर सकते हो, मगर कैसे? मैं जानता हूँ कि 12th क्लास के पेपर कहाँ रखे जाते हैं। तुम ये बात कैसे जानते हो? ये बात तो बहुत सीक्रेट होती है। मैं इस स्कूल का चप्पा चप्पा जानता हूँ। आज मेरे सामने ही स्कूल की दूसरी बिल्डिंग में रूम नंबर 3 में 12th क्लास की पेपर शीट रखी गई है। लेकिन वहाँ तो ताला लगा होगा ना, और सीसीटीवी कैमरे भी चालू रहते हैं। मेरे पास उस कमरे की डुप्लीकेट चाबी रहती है और सीसीटीवी कैमरे कुछ दिन से खराब पड़े हैं। रामलाल की बात सुनकर अर्जुन सोचते हुए बोला, लेकिन तुम हमारी मदद करना क्यों चाहते हो? फ्री में मदद नहीं कर रहा हूँ। तुम उन सारी पेपर शीट्स के फोटोज ले लेना और उन सारी पेपर शीट की एक कॉपी मुझे दे देना। मतलब तुम उन पेपर्स को स्टूडेंट्स को बेचकर पैसा कमाओगे? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम बस अपना फायदा देखो। बोलो, क्या तुम दोनों तैयार हो? रामलाल की बात सुनकर समीर और अर्जुन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ठीक है, हम तैयार हैं। रामलाल ने चुपके से 2 चाबी अर्जुन को निकालकर दे दी। सुनो, तुम्हें ये काम 12 बजे से पहले ही करना है। इसमें एक चाबी स्कूल के मेन गेट की है। सुबह तुम मुझे दोनों चाबियां वापस कर देना। इतना कहकर रामलाल वहाँ से चला गया। रात के 11:30 बज चुके थे। समीर अपने घर के बाहर अपनी साइकिल लिए हुए खड़ा अर्जुन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उसे अंधेरे में अर्जुन अपनी साइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। चल 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 चल, जल्दी चल। मैं 2 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू लेट है। अरे पापा के सोने का वेट कर रहा था, अब जल्दी चल। कुछ ही देर में वो दोनों स्कूल के गेट पर पहुँच गए। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। तेज हवाएं चल रही थी। रात के अंधेरे में स्कूल बड़ा ही भयानक लग रहा था। अर्जुन ने स्कूल का मेन गेट खोल दिया और वो दोनों अपनी अपनी टॉर्च ऑन करके स्कूल के अंदर घुस गए। वो दोनों धीरे धीरे कदमों से बड़ी सावधानी पूर्वक दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। तभी समीर के कानों में एक लड़के की दर्द भरी आवाज गूंजी। तूने सुना? लगता है कोई ऊपर है। अरे तुझे कोई वहम हुआ होगा। अब जल्दी से चल, काम कंप्लीट करके घर चलते हैं और रात में पढ़ाई भी करनी है। कुछ ही देर में वो दोनों रूम नंबर 3 के सामने खड़े हुए थे, पर पता नहीं क्यों समीर के मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। अर्जुन ने रूम नंबर 3 के कमरे का ताला खोल दिया। अंदर चलकर जल्दी से पेपर शीट की फोटो खींच लेते हैं। अर्जुन ने इतना बोला ही था कि तभी उनके सामने से एक काली परछाई बड़ी तेजी से गुजरी और ठीक रूम नंबर 3 से थोड़ी दूर बने हुए रूम नंबर 2 के अंदर चली गई, जिसमें बरसों से एक जंग लगा हुआ बड़ा सा ताला लटक रहा था। उन दोनों ने टॉर्च की रोशनी में उस परछाई को साफ साफ देखा था। वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए। वो क्या था यार? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उस परछाई को देखकर अर्जुन भी बहुत ज्यादा घबरा गया, मगर वो किसी भी कीमत पर फेल नहीं होना चाहता था। अर्जुन समीर से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि रूम नंबर 2 के दरवाजे का ताला अपने आप खुल गया और एक तेज हवा के झोंके से उसका दरवाजा भी और वो रूम रोशनी से जगमगा उठा और फिर सामान्य हो गया। अब रूम 2 से बच्चों के पढ़ने की आवाजें आने लगी। ये देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। उसने समीर से तुरंत कहा, तू सही कह रहा था यार, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। जान है तो जहान है। इतना कहकर समीर और अर्जुन वहाँ से भागने लगे, मगर उन दोनों के साथ अजीब ये बात हुई कि वो घूमकर वापस उसी रूम नंबर 2 के सामने खड़े हो जाते हैं। अचानक उन दोनों ने खुद को रूम नंबर 2 के करीब खिंचता हुआ महसूस किया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रूम नंबर 2 की ओर खींचे ले जा रही है।
कुछ ही सेकंड्स में वो दोनों रूम नंबर 2 के अंदर खड़े हुए हैरत से फटी फटी आंखों से उस मंजर को देख रहे थे। उन दोनों के सामने रूम नंबर 2 की पूरी क्लास जमी हुई थी और स्टूडेंट्स बैठे हुए पढ़ रहे थे। तभी उन दोनों के कानों में एक आवाज टकराई। तुम दोनों प्रोफेसर बख्शी की क्लास में क्या कर रहे हो? अर्जुन और समीर ने जैसे ही सामने की ओर देखा तो उनके गले से एक जोरदार चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बेहद डरावने चेहरे वाला व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसकी आंखों और सिर से खून बह रहा था। वो भारी स्वर में बोला, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगे, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। बताओ, यहाँ मेरी क्लास में क्या कर रहे हो? समीर बेहद डर गया और कपकपाती हुई आवाज में बोला, हमें यहाँ से जाने दो। हम तो बस कल के एग्जाम की पेपर शीट चुराने आए थे। समीर की बात सुनकर अचानक उस भयानक चेहरे वाले ने समीर का गला पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने पेपर शीट चुराने के बारे में सोचा भी कैसे? इतना बोलकर उस भयानक चेहरे वाले ने समीर को पकड़ लिया और बेदर्दी से ब्लैक बोर्ड पर समीर का सिर मारने लगा। कुछ ही देर में समीर मृत होकर जमीन पर गिर गया। अर्जुन पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा, मगर वो भागकर फिर वहीं वापस आ जाता। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अंत में अर्जुन ने डरकर पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। दूसरे दिन अर्जुन सब लोगों को बेहोश मिला और समीर की लाश रूम नंबर 2 के सामने पाई गई। अर्जुन ने स्कूल की प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बता दी। चपरासी रामलाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बाद में अर्जुन को पता लगा कि काफी साल पहले वहां पर प्रोफेसर बख्शी नाम का एक स्ट्रिक्ट टीचर उस स्कूल में पढ़ाता था। एक दिन अचानक स्कूल की छत गिर जाने की वजह से प्रोफेसर बख्शी की मौत हो गई। कहते हैं कि हर रात ठीक 12 बजे वो क्लास आज भी जिंदा हो जाती है। आज जब कथा स्कूल के अंदर आई तो उसे अजीब महसूस होने लगा, जैसे कोई उसके पीछे था, कोई साया जो उसके आसपास ही घूम रहा था। कथा डरी हुई थी, वो यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। तभी मलिका का भूत उसके सामने आ गया। आखिरकार तू यहाँ आ ही गई, अब मेरा बदला पूरा होगा। मलिका? कौन है ये मलिका और ये कथा को क्यों मारना चाहती थी? मलिका पीयूष और ममता की एकलौती बेटी थी। ये उन दिनों की बात है जब पीयूष अपने परिवार के साथ पालमपुर शिफ्ट हुआ था। यहाँ उन्होंने अपनी बेटी मलिका का एडमिशन पालमपुर पब्लिक स्कूल में करवाया। मलिका इस स्कूल में नई थी। हाय, मैं मलिका हूँ और तुम? मैं कथा हूँ। वो दोनों एक ही बेंच पर बैठ गए और धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत शुरू हुई और वो दोनों अच्छी दोस्त बन गईं। स्कूल के बाद रोज मलिका के पापा उसे पिक करने आते थे। बाय, चलो मेरे डैड आ गए हैं, मैं चलती हूँ। बाय। मलिका को अपने डैड के साथ हंसी खुशी बातें करते हुए देख कथा को बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि वो एक अनाथ थी और अनाथ आश्रम में रहती थी। ना उसे कोई पिक करने आता और ना ही कोई उसकी इतनी फिक्र करता। अगले दिन स्कूल में, अच्छा मलिका, वो जो कल तुझे पिक करने आए थे वो तेरे डैड है ना? हाँ, क्यों? तू कितनी लकी है, तेरे पास मॉम डैड है। उसमें लकी होने की कौन सी बात है? हर बच्चे के मॉम डैड होते हैं। नहीं, हर किसी के नहीं होते। इतना बोलकर कथा के आंसू बहने लगे। तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं यार, बस यूं ही। मैं एक अनाथ हूँ ना, मेरे मॉम डैड नहीं है। कल तुझे अपने डैड के साथ देखा तो फील हुआ कि काश मेरे भी पेरेंट्स होते। सॉरी, मुझे पता नहीं था। पर तू चिंता क्यों करती है? मेरे पेरेंट्स तेरे पेरेंट्स। मतलब मैं अपने पेरेंट्स को बोलकर तुझे अडॉप्ट करवा लूंगी। वैसे भी मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेले रहकर बोर हो गई हूँ। सच्ची? हाँ, सच्ची मुच्ची।
ये सुनकर कथा के चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो परिवार में रहने के सपने देखने लगी। उस दिन जब मलिका घर गई तो उसने अपने पेरेंट्स से बात की। पापा, आपको वो मेरी फ्रेंड याद है जो मुझे बाय कर रही थी? हाँ, वो बच्ची ना जिसकी आंखें नीली थी। हाँ वही पापा। आपको पता है वो बेचारी अनाथ है। ओह, पापा, मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो देंगे क्या? तभी मलिका की मॉम वहाँ आ गई। अब क्या चाहिए महारानी को? मम्मी, पहले प्रॉमिस करो कि आप मुझे वो दोगे जो मैं मांगूंगी। नहीं, पहले तू बता, फिर सोचेंगे। अगर तेरी डिमांड ठीक होगी तो जरूर देंगे। ठीक है पापा। मम्मी, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कथा को अडॉप्ट कर लें। क्या? हाँ पापा, वो बेचारी बहुत अकेले अकेले रहती है। इतनी जल्दी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है और मैं चाहती हूँ कि उसको भी कोई फैमिली मिल जाए और वो भी हैप्पी रहे। बेटा, तुम समझ रही हो तुम क्या मांग रही हो? हाँ मम्मी। ये डिसीजन इतना इजीली नहीं ले सकते हैं बेटा। हम एडॉप्शन के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन हमें पहले तुम उस कथा से मिलवाओ। कुछ टाइम स्पेंड करने दो, फिर देखते हैं। ठीक है पापा, पर अडॉप्ट करना जरूरी है क्या? बाद में देखते हैं, पहले इसकी फ्रेंड से मिल तो लें। आई लव यू पापा। आई लव यू डार्लिंग। मलिका ये सुनकर बहुत खुश थी कि शायद उसके पेरेंट्स कथा को अडॉप्ट कर लेंगे। अगले दिन मलिका ने कथा को ये गुड न्यूज दी। अब तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलने आना होगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, तब जाके वो तुम्हें अडॉप्ट करेंगे। मैं सब कुछ करूंगी, सब कुछ करूंगी। कथा भावुक हो गई थी, ये सोचकर कि शायद जल्द ही उसे एक परिवार मिल जाएगा। एक दिन मलिका कथा को अपने घर ले आई। मलिका के मॉम डैड कथा को देखकर खुश थे। उन सभी ने साथ में खाना खाया, बातें की। ये सब कथा के लिए बहुत नया था। उसे इस परिवार के साथ रहना बहुत पसंद आ रहा था। फिर क्या था, कथा अक्सर मलिका के साथ उसके घर आ जाती। जब मलिका की मम्मी किचन में काम कर रही होती तो कथा उनके काम में मदद करने पहुंच जाती। बेटा, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। नहीं आंटी, मुझे तो आदत है काम करने की। ममता को भी कथा पसंद थी। उस रात ममता और पीयूष बात कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, हमें कथा को अडॉप्ट करना चाहिए क्या? वैसे बच्ची तो बहुत अच्छी है, पर मुझे अडॉप्शन का आइडिया सही नहीं लगता। हम चाहें तो उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं। ठीक है, फिर ये बात मल्लिका को बता देते हैं। जी। मलिका के पेरेंट्स ने उसे अपना डिसीजन सुना दिया। पर पापा, क्या आपको कथा पसंद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है बेटा, पर हमें लगता है कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। हमें किसी और बच्चे को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी क्योंकि कथा तुम्हारी इतनी अच्छी फ्रेंड है, इसलिए हम उसकी फ्यूचर की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। ये सुनकर मलिका का मन बैठ सा गया था। अगले दिन मलिका और कथा स्कूल की टेरेस पे बैठे थे। मलिका उदास थी। क्या हुआ? वो मेरे पेरेंट्स। मलिका ने कथा को बताया कि उसके पेरेंट्स कथा को अडॉप्ट नहीं करेंगे। क्या? मैं उन्हें पसंद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है। उनका मानना है कि हमारी फैमिली कंप्लीट है, कोई भी मुझे अडॉप्ट नहीं करना चाहता। तेरे पेरेंट्स भी, क्योंकि उनकी फैमिली कंप्लीट है, क्योंकि उनके पास तू है। अगर तू ना होती तो वो मुझे जरूर अडॉप्ट करते। और बस इतना बोलकर कथा ने गुस्से में मलिका को टेरेस से धक्का दे दिया। मलिका नीचे गिर गई और कथा की आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गई। मलिका के मरने के बाद पीयूष और ममता अकेले पड़ गए। उनके हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। मलिका के मरने के बाद कथा ज्यादा से ज्यादा समय ममता और पीयूष के साथ बिताने लगी। मलिका की इच्छा थी कि वो दोनों कथा को अडॉप्ट करें, इसीलिए उसके मरने के बाद पीयूष और ममता ने कथा को अडॉप्ट कर लिया और वो लोग पालमपुर छोड़कर दूर चले गए। आज कई सालों बाद कथा पालमपुर लौटी थी। शाम हो चुकी थी और उसका मन था कि वो अपने स्कूल जाए, पर जैसे ही कथा ने स्कूल में कदम रखा, अचानक आंधी तूफान चलने लगा। कथा को ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जब यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, तब मलिका का भूत उसके सामने खड़ा हो गया। आखिरकार तू यहाँ आ ही गई। अब मेरा बदला पूरा होगा। मलिका? हाँ, वही मलिका जिसकी जगह तूने ली।
मेरे हंसते खेलते परिवार को तूने उजाड़ा। अब हर चीज का बदला लूंगी मैं। मलिका का भूत कथा को घसीटता हुआ टेरेस पर ले गया। छोड़ दो मुझे मलिका, प्लीज छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे तूने मुझे मारा अब तू भी मरेगी। मलिका के भूत ने कथा को टेरेस से उल्टा लटका दिया। कथा की आंखों में मरने का डर था। मलिका का भूत जोर जोर से हंस रहा था और फिर भूत ने कथा को टेरेस से फेंक दिया। कथा भी मलिका की तरह तड़प तड़प कर मर गई। मलिका का बदला पूरा हुआ और उसके भटकते भूत को शांति मिल गई।